बताइए तब, और सब ठीक हैं? क्या पढ़ाना था? साइंस। साइंस में हम फिजिक्स पढ़ा रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक करंट। यस सर। और पिछले क्लास में क्या हुआ था? श्रेणी समूहन के बारे में। श्रेणी क्रम समूहन में एक्सप्रेशन निकाल के दिखाए थे ना। जी। आज पैरेलल ग्रुपिंग में जो है बात करेंगे। चलिए, टॉपिक है, लिखिए एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इन पैरेलल ग्रुपिंग। पैरेलल ग्रुपिंग यही ना है? यस। इसी टॉपिक पर आज बात होगा। यस। यानी पैरेलल ग्रुपिंग में अगर आपका रेसिस्टर है, 3 रेसिस्टर देता है बेसिकली, है ना, एग्जाम पर्पज से, तो उसका इक्विवेलेंट यानी एक रेसिस्टेंस कितना होगा, इसके लिए क्या सूत्र है, क्या व्यंजक है, यह हमें प्राप्त करना है, निकालना है। चलिए एक सर्किट बनाते हैं, आप लोग भी बनाइएगा। एक सर्किट बना रहे हैं हम। इधर बनाए क्या? चलिए इधर बनाते हैं। बनाइए आप लोग भी सर्किट। यह आपका बैटरी है, यह प्लग, यह स्विच ऑन स्टेज में, और ये वायर चल रहा है आपका। कोई दिक्कत है? ये आपका क्या है? ये है आपका पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल। ये बैटरी है जो वोल्टेज एंड पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है सर्किट में। जी। और ये आपका प्लग है, ये आपका स्विच है। देखिए ये जो रेसिस्टेंस है, इसका मान है, वैल्यू है R1, और यह है R2, और यह है R3। करंट यहाँ से निकलता है, एरो जो है वह करंट के डायरेक्शन को बता रहा है आपका। यहाँ पर जो है करंट आकर के, ये जो I करंट है, यहाँ पर आकर के A पॉइंट पर आकर के 3 करंट R1 को I1, R2 को I2 और R3 को I3 मिलता है। 3 करंट में बट गया। फिर ये यहाँ पर आकर B पॉइंट पर आकर के फिर एक हो जाता है। बात समझ में आ रहा है ना? एक हो जाता है और एक बनकर फिर जो है सर्किट में फ्लो करता है, और अंततः जो है आपका सेल के नेगेटिव टर्मिनल तक पहुंच जाता है। ये आपका एक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट है। ये जो बैटरी है, ये ए और बी सिरा के बीच जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करता है, उसका वैल्यू है भी। क्या है? भी। सर्किट मेरा कंप्लीट है, कोई दिक्कत? अब यहाँ लिखते हैं। ठीक आ रहा है ना? इसको समझते हैं। अब लिखेंगे लेट, यहाँ से स्टार्ट करें, लेट 3 रेसिस्टर्स whose absolute resistance
एब्सोल्यूट रेसिस्टेंस आर R1, R2, R3 respectively these resistors are arranged in parallel grouping as shown in the figure। इसका हिंदी हुआ, माना तीन प्रतिरोधक जिनके निरपेक्ष प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 तथा R3 है। ठीक है, ये तीन रेसिस्टेंस है जिनका निरपेक्ष प्रतिरोध R1, R2, R3 है। इन प्रतिरोधकों को समांतर क्रम समूहन में अरेंज यानी व्यवस्थित किया जाता है, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देख रहे हैं करंट जो है I जो बैटरी से निकला वह एक पॉइंट पर आकर तीन करंट में बट गया है। I1, I2 और I3 में I1 R1 से गुजर रहा है, I2 R2 से गुजर रहा है और I3 R3 से गुजर रहा है, और ये तीनों करंट फिर B पॉइंट पर एक हो जाता है। कोई दिक्कत है? ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपका चूंकि यहाँ पर देखिए धारा की दिशा बदल रही है ना, नहीं तो यह पैरेलल ग्रुपिंग में है। अगर एक ही करंट तीनों को मिलता तो वह सीरीज ग्रुपिंग होता। यहाँ तीनों को अलग अलग मिल रहा है तो यह पैरेलल ग्रुपिंग में। क्लियर है ना? इसमें एक फायदा यह भी है कि इसका एक स्विच अगर ऑफ करते हैं, मतलब R1 को बंद करना है तो R1 का स्विच ऑफ कर दीजिए, R1 खत्म। ये मान लीजिए कि लाइट है, ये टीवी है, फ्रिज है। अगर हम लाइट बंद करना चाह रहे हैं तो R1 अगर लाइट है तो इसका स्विच जो है ऑफ कर देंगे तो ये खत्म, ये दोनों चलते रहेगा। लेकिन उसमें क्या होता है सीरीज ग्रुपिंग में कि कोई एक डिवाइस अगर बंद करते हैं तो सभी और जो डिवाइसेस हैं आपके सर्किट के अंदर सबका करंट खत्म हो जाता है और वो भी बंद हो जाता है। ये भी एक डिमेरिट है। इसमें पॉजिटिव थिंक है, उसमें नेगेटिव थिंक है। इसीलिए हम लोग पैरेलल ग्रुपिंग में अपने घर में जो है वायरिंग करवाते हैं। कोई दिक्कत? अब देखिए ओम का नियम यहाँ पर लगाएंगे। कैसा नियम? ओम्स लॉ। यहाँ लिखेंगे फ्रॉम ओम्स लॉ क्या होता है भैया लाल? V इक्वल्स टू I R। यहाँ से अगर हम I का वैल्यू निकालेंगे तो क्या आएगा जल्दी बताइए? V बटा में R। फिगर के अनुसार फ्रॉम सर्किट या फ्रॉम फिगर से I1 निकालना है। I1 V तो A और B सिरा के बीच में ही तीनों रेसिस्टेंस जो है जुड़ा हुआ है तो वोल्टेज इसका एक ही रहेगा। I का वैल्यू निकालिए। यहाँ पर देखिए निकालते हैं। I1 का वैल्यू निकालेंगे तो क्या होगा? V बटा में R1 इक्वेशन फर्स्ट। I2 अगर निकालेंगे तो क्या होगा जल्दी बताइए? बताइए, बताइएगा तो अच्छा रहेगा ना। V बटा में R2। अगर हम I3 निकालेंगे तब क्या होगा? V बटा में R3। और ये क्या हो गया आपका? थर्ड। तीनों को ऐड कर दीजिए। एडिंग फर्स्ट कोमा सेकेंड एंड थर्ड जोड़ देते हैं। जोड़िए तो I1 प्लस I2, आप लोग भी बोलिए ना, I3 इक्वल्स टू V बटा R1 प्लस V बटा R2 प्लस V बटा R3। वेरी गुड। चलिए, इम्प्लाइज दैट
यहाँ तक कोई दिक्कत है? नो सर। नहीं ना है। वेरी गुड। हिंदी भी बता देंगे, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। हिंदी देखिए, हिंदी भी बता देंगे आपको। यहाँ पर भी कॉमन लेंगे, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल्स टू भी कॉमन, बोलते चलिए, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यह सब क्वेश्चन, ये सब टॉपिक जो है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट। यहाँ देखिए कि तीनों धारा को अगर जोड़ दें I1 I2 I3, फिर से IN बन जाएगा जी। यहाँ पर जो है ये I1 I2 I3, फिर यहाँ आकर क्या बन रहा है? IN बन रहा है जी। यानी तीनों करंट अगर फिर से एक हो जाएगा तो वो क्या होगा? I1 I2 I3 का वैल्यू क्या होगा? I। यहाँ लिखेंगे हियर I1 प्लस I2 प्लस I3 अगर करते हैं तो एक करंट हो जाता है। वेरी गुड। हम यहाँ पर लिख सकते हैं इसके जगह पर I इक्वल्स टू भी कॉमन है ही, 1 में R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। यहाँ तक कोई दिक्कत है? नहीं है। अब भी को इस तरफ करिए आप। चलिए, I बटा में भी इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो I बटा भी को क्या लिख सकते हैं ओम के नियम से? देखिए यहाँ पर I बटा में भी करना है, देखो यहाँ I बटा में भी करना है, तो भी को अगर हम यहाँ पर लाएंगे तो 1/R होगा। इसका मतलब है कि यह जो है आपका 1/R है। 1/R इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1 में R3। कोई दिक्कत है? नो सर। चलिए, अब यहाँ पर देखिए कि एक मैंने स्पेशलाइजेशन कर देते हैं, यहाँ पर RP लिख देते हैं। पैरेलल ग्रुपिंग में जो हो गया ये R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। कोई दिक्कत? इसे हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। यहाँ भी आप छोड़ सकते हैं एक्सप्रेशन, यहाँ पर भी छोड़ सकते हैं आप एक्सप्रेशन। इसका मतलब क्या है कि समांतर क्रम में समूहित 3 प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उनके निरपेक्ष प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है ना। यही बात हुआ। अगर यहाँ से इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस निकालना चाहें, यहाँ चूंकि 1/RP के फॉर्म में है, अगर हम इसी को थोड़ा सा सॉल्व करेंगे ना तो देखिए क्या होगा। 1/RP इक्वल्स टू, यहाँ एलसीएम लीजिए, R1 R2 R3 होगा। R1 इंटू R2 इंटू R3 होगा ना। R1 खत्म, R2 R3 बचा, चलिए, प्लस R2 खत्म, R3 R1 बचा, R3 खत्म, R1 इंटू R2 बचा। इसको अगर उलट देते हैं RP आ जाता है आपका, यानी R1 इंटू R2 इंटू R3। अब बट्टा में R1 है तो R2 से स्टार्ट करना है, R2 इंटू R3। अब R3 को पकड़ेंगे, R3 इंटू R1 प्लस R1 से खत्म हुआ तो R1 से स्टार्ट करना है। यह भी एक्सप्रेशन आप लिख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर हम एक लाइन लिखेंगे, हेंस इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस of resistors in parallel grouping यहाँ का रेसिप्रोकल ऑफ
हैंस रेसिप्रोकल होगा यहाँ, रेसिप्रोकल ऑफ इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ resistors in parallel grouping equals to sum of their equals to sum of inverse of, या रेसिप्रोकल लिखिए हम, सम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ देयर एब्सोल्यूट रेसिस्टेंस। फिर से पढ़ लेते हैं। अतः यानी पैरेलल ग्रुपिंग में, पैरेलल समूहन में प्रतिरोधकों का समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उनके निरपेक्ष प्रतिरोधों के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। यही हुआ मतलब इस एक्सप्रेशन के हिसाब से, मतलब कि जो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस आरपी है, बात समझ में आ रहा है ना, Yes, इसका व्युत्क्रम मीन्स 1/RP, उनका जो अलग अलग प्रतिरोध है उनका व्युत्क्रम के जोड़ यानी 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 के बराबर होता है। अगर मान लिया 3 ना होकर 5 रेसिस्टर जुड़ा रहता तब क्या होता, 1/RP = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 + 1/R4 + 1/R5, और जितना जुड़ा रहेगा तो व्युत्क्रम में जोड़ देना है। ठीक है, तब यहाँ पर क्या होता, आरपी की जगह पे R1 × R2 × R3 × R4 × R5, और यहाँ होता R1 है तो R2 से स्टार्ट होगा। इसी प्रकार से जो है फिर मतलब कि सीरीज जो है चलते रहेगा। क्लियर? तो 5 आता नहीं है, 3 तक ही आएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए हिंदी में बताना है। देखिए हिंदी में यहाँ लिखेंगे कि माना 3 प्रतिरोधक जिनके निरपेक्ष प्रतिरोध या जिनका प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 तथा R3 है, को चित्रानुसार समानांतर क्रम समूहन में व्यवस्थित किया गया है। क्लियर? फिर से सुनिए, 3 प्रतिरोधक जिनके निरपेक्ष प्रतिरोध या सिर्फ प्रतिरोध कह सकते हैं, प्रतिरोध क्रमशः R1, R2 तथा R3 है, को चित्रानुसार समांतर क्रम समूहन में व्यवस्थित किया गया है। चित्र बना देंगे, यह सर्किट तैयार कर लेना है आपको। यहाँ से ओम के नियम से V = IR, I = V/R, चित्र से डैश, यहाँ चित्र से लिखेंगे, क्या लिखेंगे, चित्र यहाँ है। I1 = V/R1 फर्स्ट मानिए, I2 = V/R2 सेकंड मानिए, I3 = V/R3 थर्ड मानिए। तीनों को जोड़ देना है, जोड़ दिए। 1, 2 तथा 3 को जोड़ने पर, यहाँ लिखेंगे 1, 2, 3 तथा 1, 2, 3 को जोड़ने पर, जोड़िए इसको। इसका भी हिंदी होता है क्या, कहिएगा तो इसका भी I2 ऐसे करके लिखेंगे, I2, I3, क्या कहते हो, देखिए ना, है अंदर में, घर में देखिए, I1, I2, I3 इसका कोई हिंदी नहीं होता है। ठीक है ना? हमारे क्षेत्र के बच्चे कहेंगे इसका भी हिंदी क्यों नहीं लिखते हैं सर? नहीं जी, हैं? जैसा है विद्यार्थी सर, एकदम शुद्ध हिंदी चाहिए। तो यहाँ पर जो है इसका कोई हिंदी नहीं होता है, यथावत एज इट इज आपको लिखना है। यहाँ से भी कॉमन लेना है, ब्रैकेट में बचेगा 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। यहाँ सर्किट को अगर हम देखते हैं तो ये तीनों I1, I2, I3 जब एक हो जाएगा ना तो उसका वैल्यू I के बराबर होगा। क्योंकि आपको पता है कि एम्पियर कम या ज़्यादा, जितना एम्पियर सेल से
निकलेगा उतना ही एम्पियर फिर सेल में प्रवेश भी करेगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं आई, इसको आई लिख सकते हैं, इसको एज इट इज लिख दिए आप। यहाँ देखिए आप, तो भी को इस तरफ करेंगे तो आई बटा भी होगा और इसका रिजल्ट ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। इस स्टेप पर आइए, इसको हम लिख सकते हैं 1/r इक्वल्स टू दिस। यहाँ इसको स्पेशल बनाने के लिए यहाँ सिंपल आ रहा है तो P इसीलिए दिया जाता है ताकि आपको पता चले कि यह पैरेलल ग्रुपिंग का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है। क्लियर है ना? पैरेलल ग्रुपिंग का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ये आपको पता चल सके। यहाँ पर देख सकते हैं आप, इसी चीज को थोड़ा कैलकुलेट कर दिए, हालांकि यह आपके बुक में है नहीं, है ना, यहीं तक आता है। ऐसे हम बना के दिखा दिए कैसा भी हो सकता है। यहाँ से डायरेक्टली अगर R1 R2 R3 दिया रहे, डायरेक्ट इसमें रख करके आप निकाल सकते हैं, थोड़ा समय कम लगेगा। अगर न्यूमेरिकल्स आया तो, ऐसे आता तो नहीं है। और इसी का दूसरा फॉर्म यह है आपका, यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं, यहाँ पर भी आंसर छोड़ सकते हैं। और नीचे में लाइन लिखना पड़ेगा, अतः समांतर क्रम समूहन में व्यवस्थित प्रतिरोधकों के समतुल्य प्रतिरोध का व्युत्क्रम उनके निरपेक्ष प्रतिरोध के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। यहाँ लिख देंगे और यही आपका एक्सप्रेशन हो गया और खत्म। पता ही समझ में आया? यह जो क्वेश्चन है, टॉपिक है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग जो है 26 में दीजिएगा, 2026 में परीक्षा दीजिएगा, आप लोगों के लिए इम्पोर्टेंट बन जाता है एक्सप्रेशन यह प्राप्त करना। पिछले क्लास में सीरीज ग्रुपिंग पर बात हुआ था, हमने यूट्यूब पर अपलोड कर दिया है, देखे हैं कि नहीं? नहीं देखे? और ग्रुप भी बना दिए हैं, तो जो भी वीडियो अपलोड करेंगे ना तो उस ग्रुप में जो है लिंक शेयर कर देंगे, आप वहाँ जाके जिसका क्लास मिस हो जाएगा वो फिर वहाँ पे भी जो है वही चीज़ डाल देंगे, तो आप देख लीजिएगा, कोई कष्ट नहीं है कि नहीं, तो मिस नहीं होगा। ऐसे कॉपी से उतार दीजिएगा, समझ वैसा नहीं आता जैसा क्लासरूम में आता है ना। क्लासरूम में हम बोलते भी हैं, घुमा फिरा के समझाते भी हैं, है कि नहीं, तोड़ मरोड़ के बताते हैं, लेकिन कॉपी से उतार लीजिएगा तो ऐसा किताबों में है कि नहीं? किताब से बाहर थोड़े पढ़ाते हैं, सिलेबस में ही है, बुक में है बना हुआ, इसलिए वहाँ डाल देंगे तो आप यहाँ से आराम से लिख पाएंगे। कोई दिक्कत यहाँ? समझ गए? इसको भी आप जो है 5-10 बार प्रैक्टिस करिएगा, घर से प्रैक्टिस करके आइएगा। 5 बार इंग्लिश में करिएगा, प्रैक्टिस जो करना है आपको 5 टाइम्स, 5 बार आप जो है इंग्लिश में, और 5 बार हिंदी में करिएगा, ताकि आपका पकड़ दोनों में बन जाए। क्या कहते हैं? 10 बार आपको घर से प्रैक्टिस करके लाना है, और उसके बाद यहाँ क्लासरूम में आपको बिना देखे इसको जो है बनाना है। ठीक है? ये 5 नंबर वेटेज में पूछता है। अगर आएगा साइंस में, एक ही क्वेश्चन बनाना है, साइंस में 2 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो एक्सप्रेशन सब में क्या होता है कि मार्क्स नहीं कटेगा आपको, ऐसे पूरा लिख दीजिएगा अच्छे से ना, तो नंबर नहीं कटेगा। अगर कटकुट नहीं किए हैं तब, गोज काज करिएगा तब तो कटवे नहीं करेगा। तो ये फायदा एक्सप्रेशन वाले सवाल में। और लिटरेचर वाले सवाल में क्या है, टीचर के ऊपर डिपेंड करता है, उसको अच्छा लगेगा तो नंबर देगा, और नहीं अच्छा लगेगा तो हमारा अपना भी तो कुछ विचार है, वैसा नहीं है तो नंबर काट लिए, 1 नंबर 2 नंबर। 5 नंबर का क्वेश्चन अगर है तो हम 4 नंबर देंगे, 3 नंबर देंगे, है ना। एक्सप्रेशन सब में क्या है, मैथमेटिकल चीज है ना, इसमें नंबर काटने की कोई गुंजाइश नहीं है। अगर आपका सब चीज ठीक है तब, है ना, इसमें आपका नंबर नहीं कटेगा। राइटिंग मेंटेन करिएगा, साफ सुथरा लिखिएगा तो अच्छा मार्क्स आएगा। तो हिंदी समझ गया ना? 5 बार इंग्लिश में प्रैक्टिस करना और 5 बार हिंदी में प्रैक्टिस करना। इसको जो है आप नोट डाउन करिए।